अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम रीड करेंगे सोज़े इश्क नॉवल की लास्ट एपिसोड, जो कि धड़कन शाह की तहरीर है। काइंडली एपिसोड को पढ़ने से पहले वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अब बगैर वक्त ज़ाया किए एपिसोड को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। माजी शाहू रुक जाएं। शाहू प्लीज़ मेरी बात तो सुने, मुझे सफाई का मौका तो दे, मैंने कुछ नहीं किया। गुलराना भागती हुई सीढ़ियों से नीचे आई थी। वो दीवानावर नमीर शाह को पुकारती भागती जा रही थी जब हवेली के बरामदे के सतून से टकराकर नीचे गिरी थी। ठोकर लगने से पैर के अंगूठे का नाखून टूट गया, जिसमें से खून के साथ साथ दर्द की एक तेज लहर उठी थी। लेकिन वो दर्द दबाती फिर से उठती भागकर बाहर पहुंची, जहां से नमीर शाह की गाड़ी बाहर निकलती हुई दिखाई दी। मम्मा रुक जाएं, आपको चोट लगी है। मम्मा आपको दर्द हो रहा है। हाइज़म अपनी माँ की दीवानों की सी हालत देखकर रोती हुई बोली, लेकिन इसे तो सुनाई ही नहीं दे रहा था। हाँ हनी, आप अपने डैड को बुलाओ, इनको बोलो इनकी गुलजान बेवफा नहीं है, इसने इनकी अमानत में खयानत नहीं की है। गुल ने कोई गुनाह नहीं किया, वो सिर्फ अपने शाहू से मोहब्बत करती है। तो तुम बुलाओ। हाँ हाँ मॉम, मैं बुलाऊंगी और डैड आ जाएंगे। प्लीज़ आप पहले अंदर चलें, मैं आपको दवा लगा दूँ, फिर हम डैड को कॉल करेंगे और इन्हें बोलेंगे कि आपको चोट लगी है। फिर देखना कैसे भागते हुए आएंगे। पक्का वो आ जाएंगे ना? हाँ मम्मा, वो आ जाएंगे, बिकॉज वो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मुझसे और नूरे से भी ज़्यादा। वो बच्चों की तरह सवाल करते हुए बोली। तो 8 साल हाइज़म अपनी सिसकियां दबाती इन्हें बहलाते हुए 8 साल की लड़की एकदम अचानक से अपनी उम्र से भी बड़ी हो गई थी, जो बार बार अपनी रोती बिखरती माँ को अपनी नन्ही बाहों में भरती बहलाने की कोशिश कर रही थी। वो अपनी माँ को सहारा देकर अंदर की तरफ बढ़ी जब शाहसाई का वफादार मुलाजिम इसके रास्ते में हायल हुआ था। वो अपनी बड़ी बड़ी मूंछों को ताव देता सुर्ख आंखों से इन दोनों माँ बेटी को घूर रहा था। वो हटे रास्ते से और हमें अंदर जाने दे। हाइज़म अपनी माँ के हाथों को सख्ती से थामे तेज आवाज़ में बोली, ए लड़की, तू अंदर जा, लेकिन तेरी माँ अंदर नहीं जा सकती, ये शाहसाई का हुक्म है। वो गुलराना को अजीब नज़रों से देखता हाइज़म से बोला, क्यों नहीं जाएंगी? आप होते कौन है मेरी माँ को रोकने वाले? आप सीधे तरह से हमारे रास्ते से हट जाएं, वरना मैं अपने डैड से आपकी शिकायत कर दूंगी। हाइज़म सहमी हुई गुलराना को अपने पीछे छुपाती दबंग लहजे में बोली तो एक पल के लिए सामने खड़ा लंबा चौड़ा मर्द हैरान रह गया। गुलफाम ठीक कह रहा है लड़की, ये औरत अब हमारी हवेली में दाखिल नहीं हो सकती। इसने हमारी इज्जत को दागदार किया है। शुक्र मनाओ कि हम इसे यहाँ से सही सलामत जाने दे रहे हैं, वरना हम तो इज्जत के लिए खून की नदियाँ बहाने से भी दरेक नहीं करते। बहू, खादमाओं को बुलाकर इस गंदगी के ढेर को हमारी हवेली से दफा करवाओ। हम एक पल के लिए भी इस जैसी औरत का वजूद अपनी हवेली में बर्दाश्त नहीं कर सकते। इनके लहजे में रौनक के साथ साथ सफाकी भी थी। शाहसाई का हुक्म सुनकर जुबिया और रानिया बेगम एक दूसरे को मैनीखेजी से देखती मुलाजमाओं को लेकर मुस्कुराकर आगे बढ़ी थी। खबरदार, अगर किसी ने मेरी मॉम को हाथ लगाया तो। हाइज़म शाहसाई का हुक्म सुनकर अपनी दोनों ताइयों को अपनी माँ की तरफ बढ़ता देख चीखते हुए बोली और गमले के पास पड़ा लोहे वाला पाइप का टुकड़ा उठाकर इन्हें वार्न करने लगी। ओह, तो ये छटांग भर की लड़की हमें आंखें दिखाएगी। रुक, तुझे तो हम देखते हैं। वो दोनों तेजी से इसकी तरफ बढ़ी और बिना इसे सोचने समझने का मौका दिए पाइप इसके हाथों से छीनकर फेंकती इसे घसीटते हुए अंदर ले गईं। वो मुसलसल चीखती चिल्लाती जोर लगाती खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन थी तो एक 8 साल की बच्ची ही ना। वो कहाँ इन हट्टी कट्टी औरतों का मुकाबला कर पाती। गुलराना अपनी बच्ची के साथ इतना जारहाना सलूक देकर अपना दर्द भूलती हाइज़म की तरफ भागी, लेकिन रास्ते में अपने दोनों जेठ को देखकर एकदम सहम कर रुक गई। गुलफाम, इस औरत को उठाओ और यहाँ से ले जाओ। इसके साथ वो सलूक करना कि देखने वालों की रूहें कांप जाए। हम बोल देंगे नमीर से कि इसकी बीवी भाग गई अपने आशिक के साथ। इस वक्त वो सब वक्ती खुदा बने खुदा को ही भूल बैठे थे, जो अपने बंदों के साथ ज़रा सी भी नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं करता। वो भूल गए थे कि खुदा इनके जुल्म सितम देख रहा है और वो इनके एक एक जुल्म का हिसाब लेगा।
गुलराना अपनी तरफ बढ़ते गुलफाम को देखकर छुपने के लिए चीखती हुई अंदर की तरफ भागी, तो अंदर से आती जुबिया और आनिया बेगम ने एक जोर का धक्का मारा, जिससे वो लड़खड़ा कर पीछे की तरफ गिरी और चबूतरे की सीढ़ियों से लड़खती हुई नीचे जा गिरी। सीढ़ी का कोना सर पे लगने से सर फट गया और सर से खून का फवारा उबल पड़ा। और देखते ही देखते नमीर शाह की गुलराना अपनी आंखों में अपने शाहों का इंतजार लिए दुनिया से रुखसत हो गई। वो जब से हाइज़म की बात सुनकर आया था, यूं ही बेमकसद सड़कों पे अपनी गाड़ी दौड़ा रहा था। आइनूर की शादी का सुनकर इसका दिल मुत्तरिब हो गया था। दिल में बार बार बस एक ही किस्क उठ रही थी कि काश वो मॉम से इसी वक्त इस रिश्ते से इनकार करके आइनूर का नाम ले लेता, तो आज आइनूर की शादी इससे हो रही होती। इसे अपने दिल की इस दगाबाजी पे भी शिद्दत से ताव आ रहा था, जो एक पल में ही किसी का असीर होकर इसके साथ दगा कर गया था। सड़कों पे आवारागर्दी करते जब थक गया और दिल की तड़प न खत्म हुई, तो थक हार कर वो आलिम के फ्लैट पे चला आया, क्योंकि खानजादा मेंशन जाने का इसका बिल्कुल भी मूड नहीं था। आलिम अपने फ्लैट में अकेला रहता है, जिसकी एक की शहजान खानजादा के पास होती है। आलिम किचन से पानी की बोतल लेकर अपने रूम में जा रहा था। सब लोग खोलकर शहजान हैदर खानजादा अंदर दाखिल हुआ। ब्राउन सिल्की बाल माथे पर बिखरे हुए और ग्रे साहिराना आंखें इस वक्त थकी थकी लग रही थी। आलम अपने बॉस को रात के इस वक्त अपने फ्लैट में देखकर काफ़ी हैरान हुआ। इसकी हालत देखकर इसे हैरानी से ज़्यादा इसे इसकी फिक्र हुई थी। सर आप इस वक्त यहाँ, आप ठीक तो है ना? क्यों, क्या हुआ? मैं यहाँ नहीं आ सकता क्या? नहीं सर, मेरा वो मतलब नहीं था, आपका ही घर है, जब दिल करे आए। मैं तो बस इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। इसके लहजे में हकीकी फिक्र झलक रही थी, बिना किसी मिलावट के। कुछ नहीं हुआ है यार, बस तबीयत थोड़ी डल है। तुम अपने हाथ की एक कप स्ट्रॉन्ग सी कॉफ़ी पिला दो, ठीक हो जाऊंगा। जी सर, मैं अभी लाता हूँ। वो सर हिलाता पलक झपकते बोतल के जिन की तरह किचन में गायब हुआ। इसके जाते ही शहजान हैदर खानजादा ने एक बोझल सी सांस खारिज की। इसके जाते ही शहजान हैदर खानजादा ने एक बोझल सी सांस हवा में खारिज की और सोफे की पोस्टर से सर टिकाते अपनी थकी थकी आंखें मूंद लीं। आंखों के बंद होते ही आंखों के पर्दे पे एक झलमिलाता हुआ अक्स उजागिर हुआ। वो कोई और नहीं बल्कि शहजान हैदर खानजादा का चैन सुकून बर्बाद करने वाली इसकी ड्रीम गर्ल थी, आइनूर शाह, जिसने अनजाने में ही अपनी डरी सहमी शख्सियत से किसी को अपना असीर कर लिया था। अभी तक वो इसी जादुई अक्स में खोया रहता, जब आलम की आवाज़ पर मुंह के जाविये बिगाड़ता सीधा होकर बैठ गया। सर, क्या कोई प्रॉब्लम है? अगर कोई बात है तो मुझे बताएं, शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। आलिम अपने सर को परेशान देकर खौफ पे काबू रखता धीरे से बोला, तो शहजान हैदर ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। नहीं आलम, तुम कोई मदद नहीं कर सकते। तुम तो क्या, मेरी कोई भी मदद नहीं कर सकता। शहजान की बात सुनकर आलिम हैरत में डूब गया। ऐसा भी क्या प्रॉब्लम हो गई कि शहजान हैदर खानजादा इस कदर बेबस हो गया? ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे अपने यहाँ आने का मकसद बताओ। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है तुम्हारी ये नौटंकी देखने के लिए। ज़ईम शाह नफरत से फुनकारते हुए बोले। अभी वो कोई जवाब देती जब अफशाल शाह की गाड़ी वहाँ आकर रुकी थी। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला और एक नज़र अपनी अनोखी बीवी की तरफ देखा, जो ब्लैक रेड कलर का लहंगा पहने टांग पर टांग रखे चेयर पे शाहाना अंदाज में बैठी हुई थी, और इसके पीछे कुछ लड़कियां ब्लैक रंग के ड्रेस पहने खड़ी थी। आइए आइए सरदार साहब, आप ही का तो वेट कर रहे थे हम। हाइज़म अफशाल शाह की तरफ देखती शाहाना अंदाज में बोली। अफशाल पुत्र, ये देख इस लड़की को, पहले तो यहाँ आने के लिए तैयार नहीं थी, और अब जो आ ही गई है तो अब न जाने कौन सी नौटंकी कर रही है। अफशाल शाह कर शाह साई तेज़ी से इसकी तरफ बढ़े थे। आप लोग नई नवेली बहू का स्वागत करने के बजाय फालतू की बातों में लगे हुए हैं। अरे भाई, जब लड़की का निकाह होता है तो इसकी रुखसती भी तो होती है, जो कि मेरी नहीं हुई, क्योंकि किसी को मेरी पड़ी ही नहीं थी। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद ही रुखसत होकर यहाँ आ जाऊँ। तो ऐसा कौन सा जुल्म कर दिया जो आप सब यूँ भड़क रहे हैं? मैंने कुछ गलत कर दिया है क्या शाह जी? वो चेहरे पर दुनिया जहाँ की मासूमियत सजाए भोलपन से आंखें पटपटाती और शाल शाह को देखते हुए बोली। इसका ये सजा संवरा रूप और होंठों पर छाई कातिलाना मुस्कुराहट और ऊपर से इसका मुखातिब करने का दिलरुबा अंदाज, वो बिना पलके झपके एकटक इसे देखे गया। उफ, एक पल के लिए तो शाह ज़ईम शाह का दिल धड़कना ही भूल गया। अभी वह इस साहिरा के शहर में पूरी तरह चकड़ता, जब शाह साईं की कड़कती आवाज़ पर वो होश की दुनिया में आया। ऐसा लगा नींद के से बेदार हुआ हो।
तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है लड़की। ऐसे कैसे हमारे पुरखों की हवेली तुम्हारे नाम हो सकती है? शाहसाई के यूं चीखने पर हाइजम होंठों पर दिल जलाती मुस्कुराहट सजाए इन सब की तरफ देखने लगी, जो सबके सब इसे आंखों से निगलने को तैयार थे। आप सबको यकीन नहीं आ रहा तो ये लें पेपर्स, और जिससे चाहें जहां चाहे जांच पड़ताल करवा लें। वो पास खड़ी लड़की के हाथ से फाइल लेकर शाहसाई की तरफ बढ़ाती हुई बोली। इन सब के चेहरों की उड़ी रंगत देखकर इसके दिल को सुकून मिल रहा था। वो भूली नहीं थी वो दिन जब इन लोगों ने इसकी माँ को इस घर से धक्के मारकर निकाला था। इन सबको अपनी इस हवेली पर बड़ा गुरूर था ना। आज हजम शाह ने इन सब से इनका ये गुरूर छीन लिया था। ये वही हवेली थी जिसे गुलराना को बदनाम करके निकाला गया था। आज गुलराना की बेटी हाजम शाह ने इन शाहों से वो हवेली ही छीन ली थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ज़रूर इस बज़ात की कोई चाल है। हम ये सच बोल रही है दादा जान, ना ये कागज़ झूठ बोल रहे हैं और ना ही ये लड़की। ये हवेली सच में अब से हायदम शाह की है। बाबा जान, हम सब ने कहा था आपसे कि इन मनहूस बहनों को मत रखें अपने पास। एक ना एक दिन ज़रूर अपना रंग दिखाएंगी। अब देख लिया ना आस्तीन में सांप पालने का नतीजा। आखिरकार डस लिया ना इस लड़की ने। है तो गुलराना जैसी लालची औरत की बेटी। बस बहुत हो गया। खबरदार, जो मेरी माँ के खिलाफ एक लफ्ज़ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। किस बात पर आप सब इतना वावेला कर रहे हैं? हाँ, मैंने अपना हक लिया है, किसी से कुछ छीना नहीं है। ये हवेली मेरे डैड के नाम पे थी, इनके दादा जान ने दी थी, और आप सब ने इनसे मेरी माँ से शादी की पैदाइश में इनसे ये हवेली छीनकर अपने नाम करवा ली थी। आप लोगों ने जोर ज़बरदस्ती से छीना था, मैंने फ़रेब से बस हिसाब बराबर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ दगाबाजी करने की? तुम्हें तो छोड़ूंगा नहीं। कदीर शाह आंखों में नफरत और गुस्सा लिए तेजी से इसकी तरफ बढ़े और इसे मारने के लिए हाथ ऊपर उठाया, जिसे किसी ने बीच में ही रोक दिया था। चाचू, गलती से भी ये गलती मत करना। आपके सामने कोई मामूली लड़की नहीं खड़ी है। यह हाजम अफशाद ज़ईम शाह है, एक सरदार की बीवी है। अगर दूसरे मर्दों को बीवियों पे हाथ उठाने के जुर्म में इनके हाथ काट सकता हूँ तो सोचें अपनी बीवी पे हाथ उठाने वाले के साथ मैं क्या कर सकता हूँ। उशाद ज़ईम शाह आंखों में गजब की सुर्खी लिए कदीर शाह के हाथ को झटकता सर्द लहजे में बोला था। एक पल के लिए वहां मौत सी खामोशी छा गई थी। हवेली वालों ने सुना था कि सरदार उशाद ज़ईम शाह एक बहुत ही शफाक सरदार है, जो फैसला सुनाते वक्त रिश्ते नाते नहीं देखता। आज सब ने देख भी लिया था। उशाद शाह, तुम इस 2 टके की लड़की के लिए अपने चचा के रूबरू आओगे, इसे धमके काओगे? बाबा, ये मेरे चाचू हैं, इसलिए तो अभी तक सही सलामत है, वरना अगर यही जुर्रत किसी और ने की होती तो अब तक अपने हाथों से महरूम हो चुका होता। इसकी इस कदर सफाकाना बातों पे सबने झुरझुरी ली थी। रंग तो हाजम शाह के चेहरे का भी उड़ गया था। दिल की धड़कनों ने अलग शोर मचाया था। आज तक वो खुद के लिए अकेली लड़ती आई थी, कहाँ किसी को खुद के लिए आवाज़ उठाते देखा था। वो खुद की खुद ही मुहाफिज थी, लेकिन आज अफशाद ज़ईम शाह को अपने लिए लड़ता देख इसका दिल मोम की तरह पिघलता मचल मचल कर इसकी तरफ जाने की जिद कर रहा था। धड़कनों ने अलग शोर मचाया था। वाह वाह, बहुत खूब, मुबारक हो भाभी, आपका बेटा रन मुरीद बन गया है। ये भी नमीर शाह के नक्शे कदम पर चल पड़ा है। और ऐसा क्यों ना हो, आखिर बेटी किसकी है? गुलराना की ना। रानिया बेगम कदीर शाह के पास खड़ी होती जुबिया बेगम से बोली, जो अपने बेटे की बातें सुनकर अभी तक शौक में थी। नमीर शाह हवेली से सीधा डेरे पर आया था। इसे यहाँ आए 2 घंटे हो गए थे, और जब से आया था मुसलसल सिगरेट नोशी कर रहा था, लेकिन एक पल के लिए भी दिल को सुकून नहीं मिल रहा था। इसकी आंखों के सामने बार बार वही मंजर किसी फिल्म की तरह चल रहा था, जहाँ इसकी बीवी बगैर किसी दुपट्टे के एक मर्द से चिपकी खड़ी थी। ऐसा नहीं था कि इसे अपनी गुल पे शक था, वो तो इसके मजबूत किरदार और पाकीज़गी का गवाह खुद था, तो वो शक कैसे कर सकता था? लेकिन वो मंजर देखकर इसका दिल और दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया था। वो बिना गुल की कोई बात सुने वहाँ से चला आया। अब कानों में गुल की मिन्नतें करती आवाज़ें और सिसकियाँ गूंजती इसे पागल कर रही थी। जब दिल को किसी भी तरह सुकून ना मिला तो टेबल से गाड़ी की चाबी लेते वो गाड़ी स्टार्ट करता हवेली के लिए निकल पड़ा, क्योंकि इसे अपनी गुल से मुआफ़ी मांगनी थी कि इसे तकलीफ में तड़पता छोड़ाया था, और सफाई भी देनी थी कि वो इस पर शक नहीं करता। वो गाड़ी को फुल स्पीड से दौड़ाता हवेली पहुंचा तो हवेली के बाहर लोगों का हजूम देखकर किसी अनहोनी के ख्याल से इसका दिल शिद्दत से धड़का। वो तेज़ी से लोगों को हटाता जल्दी से हवेली के अंदर आया, जहाँ सफ़ेद कफन में लिपटा एक वजूद चारपाई पे पड़ा था, और इसके पास हवेली की खवातीन के अलावा कोई न था। वो बेजान कदमों को घसीटता आगे बढ़ रहा था, जब न जाने कहाँ से निकलकर हाइज़ा भागती हुई आकर इसकी टांगों से लिपट गई। डैड देखे ना, मामा नहीं उठ रही। मम, मैं कब से बुला रही हूँ।
लेकिन वो कुछ नहीं बोल रही। नूरे भी रो रही थी, लेकिन मम्मा ने नूरे की भी बात नहीं मानी। आप इन्हें बोलो कि वो उठ जाएं, वो आपकी बात ज़रूर मानेगी। हाजम चीख चीख कर रोती मुसलसल इसे झंझोड़ कर बुला रही थी, लेकिन वो सुनता तब ना। इसकी आवाज़ तो तभी चली गई थी जब आते हुए हवेली के बाहर किसी को कहते हुए सुना था कि शाहजहां की बहू की सीढ़ियों से गिरकर वफात हो गई है। इस आदमी की बात सुनकर इसके दिल ने शिद्दत से नफी की थी, क्योंकि इसे यकीन था कि इसकी गुलजान ठीक ठाक है। लेकिन अंदर आते ही इसका यकीन बुरी तरह से टूटा था, और साथ ही वो खुद भी। कौन क्या कह रहा है, कौन रो रहा है, इसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो बेजान होकर चारपाई के पास गिरा और गिरते ही होशो हवास से बेगाना हो गया। नमीर शाह को फौरी गांव के हॉस्पिटल ले जाया गया और राना को नमीर शाह की गैर मौजूदगी में ही सुपुर्दे खाक कर दिया गया, और इसके साथ ही इसके मौत के राज को भी। गुल राना की मौत से नमीर शाह को गहरा सदमा पहुंचा, जिसकी वजह से वो एकदम खामोश होकर रह गए थे। और इस बीच इनकी बेटियों के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं, इन्हें कुछ ही खबर ना हो सकी। हाल वाह वाह, बहुत खूब, मुबारक हो भाभी, आपका बेटा रणमुरीत बन गया है। ये भी नमीर शाह के नक्शे कदम पर चल पड़ा है, और ऐसा क्यों ना हो। आखिर बेटी किसकी है? गुलराना की ना। माँ से कुछ सीखा हो या ना हो, लेकिन मर्दों को काबू करने के तरीके अच्छी तरह से सीखे हैं। रानिया बेगम कदीर शाह के पास खड़ी होती जुबिया बेगम से बोली, जो अपने बेटे की बातें सुनकर अभी तक शौक में थी। विशाल, मेरे बच्चे, तुम्हें क्या हो गया है? तुम इस नीच जात लड़की की साइड क्यों ले रहे हो? भूल गए हो क्या कि इसकी माँ की वजह से तुम्हारे चाचू की क्या हालत हो गई थी? सालों पहले इसकी हराफा माँ ने पहले नमीर शाह को अपने प्यार के जाल में फंसा कर शादी की थी, और फिर जब दिल किसी और पे आ गया तो वो इस हवेली की इज्जत को खाक में मिलाती अपने आशिक के साथ भाग गई। ये भी तुम्हें धोखा देकर तुम्हारी इज्जत को दोकौड़ी का कहते यहाँ से चली जाएगी, क्योंकि इस लड़के के खून में ही धोखा और बेवफाई शामिल है। इसीलिए मैं तुम्हारी शादी इस लड़की से नहीं करवाना चाहती थी, लेकिन किसी ने मेरी सुनी ही नहीं। सब ने ये शादी इस लड़की को काबू करने के लिए की थी, लेकिन क्या हुआ? उल्टा शादी करने के बाद इसके मुंह में तो मशीन फिट हो गई, जो मर्जी सबको बोले जा रही है। लेकिन मैं तुम्हें दूसरा नमीर शाह नहीं बनने दूंगी। तुम्हें इस बेहया लड़की के चुंगल से छुड़वाने के लिए जो बन पड़ा मैं करूंगी, लेकिन इस बेहया। जुबिया बेगम अपनी जुबान से अभी और भी जहर उगलती जब अफशाल शाह की हैरत भरी आवाज़ पर चुप हुई। मॉम, ये सब क्या बोले जा रही हैं आप? आपको कुछ एहसास भी है कि आप ये किस तरह के वर्ड्स यूज़ कर रही हैं, वो भी अपने ही घर के पर्सन के लिए? दिस इज़ रॉन्ग मॉम, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। और शाह की आवाज़ हैरत की ज्यादती से भारी हो गई थी। हाजम, जो बहुत ही मुश्किल से अपना गुस्सा कंट्रोल कर रही थी, जुबिया बेगम के मुंह से बार बार अपने और अपनी माँ के लिए इतने नाजेबा अल्फाज सुनकर इसका गुस्से से बुरा हाल हो गया था। जुबिया बेगम इतना ही बोली जितना बाद में बर्दाश्त कर लें। भूले मत के आप लोगों के सामने वो डरी सहमी हाइजम नहीं है, बल्कि जो है इसका सामना करना आपके बस की बात नहीं। अब बस बहुत हो चुका। मैं अपनी माँ या अपने किरदार के लिए एक गलत लफ्ज़ भी नहीं सुनूंगी। जो मेरी माँ जो थी जैसी थी, लेकिन वो आप लोगों के जैसे सफाक जालिम गंदी जहनीत की तो बिल्कुल भी नहीं थी। कहाँ वो और कहाँ आप। मैं तो मुआवजा भी नहीं करना चाहती। वो इनको ऊपर से नीचे तक हकारत से देखते हुए बोली, हायदम, ज़बान संभाल कर बात करो। मैंने तुम्हारी तरफदारी की, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम छोटों बड़ों का लिहाज भूलकर जो मर्जी बोलती जाओ। मैं तुम्हें अपनी माँ से इस लहजे में बिल्कुल बात नहीं करने दूंगा। सरदार साहब, अगर आपको अपनी माँ के लिए मेरा ऐसा लहजा बर्दाश्त नहीं है, तो फिर मैं कैसे अपनी माँ पे इतने घटिया इल्ज़ाम सुन सकती हूँ? मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी कि कोई भी ऐरा गैरा मेरी माँ के बारे में ऐसे नाज़ेबा अल्फाज कहे। और आप मुझे खामोश करवाने से पहले इन सब से क्यों नहीं पूछते कि उन्होंने 18 साल पहले ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से आपको मेरा ये रवैया देखना पड़ रहा है? अब माँ के पेट से तो कोई बुरा और जालिम बनकर पैदा तो नहीं होता ना। इन्हें बुरा लोग और हालात बनाते हैं, जिस तरह से मैं बन गई, और इस सब के जिम्मेदार ये सब लोग हैं। हाइजम की बात सुनकर विशाल ने उलझ कर सबकी तरफ देखा, जिनका चेहरा हाइजम की बातें सुनकर तारीक हो गया था। दादा जान, क्या कुछ ऐसा है जिससे मैं नावाकिफ़ हूँ? वो इन सभी के चेहरों को खोजती नज़रों से देखते हुए बोला था। बकवास कर रही है ये लड़की, ये सब इसकी चाल है। अफशाल पुत्र, तो इसकी घटिया चाल में बिल्कुल भी मत आना। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हें वर्गला कर हमारे खिलाफ करना चाहती है। शाहसाई अपनी चेहरे की रंगत को छुपाते तेज आवाज़ में बोले थे। और ये ऐसा क्यों करेगी दार जी? इसकी कोई वजह तो होनी चाहिए ना। इन सब के चेहरे की उड़ी रंगत देखकर अफशाद जहीम शाह का कुछ खड़का था, और फ़ौरन ही इसका तफ्तीशी मोड ऑन हो चुका था। ऐसा क्या हुआ था आज से 18 साल पहले जो हाजिम का बिहेवियर इतना चेंज हो गया? अब इसे खुद ही पता करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग तो बताने से रहे। बाबा जान, अब क्या होगा? 18 साल पहले क्या हुआ था? अगर अफशाल को इसकी ज़रा सी भी भनक पड़ गई तो तूफान आ जाएगा। जहीम शाह कमरे में इधर से उधर चक्कर लगाते परेशान लहजे में बोले, तो बाकी सबके चेहरे भी मुतगीर हो गए।
अगर पता चलेगा तब ना। इसे ये सच किसी भी कीमत पर पता नहीं चल सकता, क्योंकि मैं और तुम सब बताने से रहे और सबूत तो कोई हमने छोड़ा नहीं। रह गई वो लड़की तो वो भी अच्छी तरह से जानती है अफशाल इसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करेगा। अगर बता भी देगी तो अफशाल पहले सबूत मांगेगा जो वो देने से रही। शाहसाइन का लहजा यकीन ही यकीन में डूबा हुआ था। लेकिन बाबा जान, वो अफशाल शाह है, सच्चाई को ज़मीन से भी खोद कर निकाल सकता है। कदीर शाह के लफ्ज़ों में खौफ ही खौफ था। अरे हम कह रहे हैं ना कि कुछ नहीं होगा, तो तुम सब क्यों बेकार में ही परेशान हो रहे हो। अभी वो बोल ही रहे थे जब कमरे के बाहर कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई दी। कोई कुछ नहीं बोलेगा, लगता है दरवाजे पर कोई है, मैं देखता हूँ। कदीर शाह सबको खामोश करवाते दरवाजे तक गए और मुंडी निकाल कर बाहर कोई नहीं था। दरवाजे के पास रखा गुलदान टूटा हुआ था। ओह, लगता है ये बिल्ली ने गिराया है। क्या हुआ कदीर, कौन है? कोई नहीं था बाबा जान, बिल्ली थी शायद जिसने गुलदान गिरा दिया। इसी के गिरने की आवाज़ थी। ठीक है, अब तुम सब जाओ, हम आराम करने जा रहे हैं। जैशम भागती हुई अपने कमरे में आई थी। उसकी सांस फूली हुई थी और चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी, जबकि चेहरे की रंगत यूं थी जैसे किसी ने सारा खून निचोड़ दिया हो। जिशम, क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है और तुम इतनी खौफजदा क्यों हो? शाइक जो इसके कमरे से चार्जर लेने आया था, रिहाम की हालत देखकर वो परेशान होता पूछ बैठा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। क्या कुछ नहीं, ऐसे ही। चेहरा देखो अपना, ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे पीछे मौत का फरिश्ता लग गया था जिससे बचकर तुम भागती हुई आई हो। न नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं किचन से पानी लेने गई थी तो वहाँ पे मैंने छिपकली देख ली थी, इसलिए डर गई। जिशम अपने डर पे काबू पाते बात बनाते हुए बोली, तुम लड़कियां अभी कितनी अजीब होती हो। एक छोटी सी छिपकली देखकर ऐसे डरती हो जैसे वो छिपकली ना हो, कोई आदमखोर जानवर हो। शाइक मुंह बगाड़ कर बोलता है। इस वक्त जिशम को जहर लग रहा था। ओए चुप कर और यहाँ से निकल ले। मेरा दिमाग ऑलरेडी ख़राब है तो इसे और ख़राब मत कर। एक सेकंड, ये तो मेरा चार्जर केबल कहाँ लेके जा रहा है। चुपचाप यहाँ रख और इधर से निकल ले। अब शायद क्या ज़रूरत थी तुझे चुड़ैल को कुछ भी बोलने की? नोटिस कर लिया ना इसने, अब चार्जर मिलने से रहा। वो खुद को कोसता वहाँ से चला गया। शायद के जाने के बाद जिशम ने दरवाजे को अच्छी तरह से लॉक किया और फिर जेब से मोबाइल निकालकर रिकॉर्डिंग चेक करने लगी जो इसने दादा जान के दरवाजे के पास खड़ी होकर बनाई थी। सच जानने के बाद इसे इस वक्त अपने माँ बाप, चाचू चाची और दादा जान से सख्त नफरत महसूस हो रही थी। किस कदर जालिम हैं ये लोग। इतना बड़ा गुनाह करने के बाद भी इन सब के चेहरों पर जरा सी भी शर्मिंदगी की झलक नहीं थी। वो वीडियो को अच्छी तरह से प्राइवेट फोल्डर में सेव करती बाहर निकल आई। इसका इरादा अफशाल को सारा सच बताने का था, लेकिन अफशाल तो हवेली में था ही नहीं। वो मायूस होकर कमरे में चली आई। शहजान हैदर खानज़ादा मेंशन में आया तो इस वक्त सब डाइनिंग एरिया में बैठे खुशगपियों में मसरूफ़ थे। इसे देख सबके चेहरे खिल उठे। अरे शेजी पुत्र, यहाँ आ और देख कर बताओ कि तुम्हें ये जोड़ा कैसा लग रहा है। ये हमने आज ही शहर की सबसे बड़ी बुटीक से ऑर्डर पे मंगवाया दिया है। शहजान को देखकर रानिया चची से पास बुलाती हुई बोली, शायद वो लोग एक हफ्ते बाद होने वाले निकाह की शॉपिंग करके आ रहे थे। रहने दे चची, इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है। अब दुल्हन मेरी है तो जोड़ा भी मेरी पसंद का होना चाहिए ना। शहजान हैदर खानज़ादा संजीदा लहजे में बोलता इन सबको शौक कर गया। रूसा भाभी, ज़रा मुझे चिमटी तो काटिए। क्या ये हमारा शेजी पुत्र है? नहीं, मेरा मतलब है कि कहाँ कल तक वो इस शादी के लिए तैयार ही नहीं था और आज अपनी दुल्हन के लिए जोड़ा खुद पसंद करेगा। रानिया चची का तो सदमे ही लग गया था और यही हालत बाकियों की भी थी। वॉट, आप सब मुझे इतनी हैरत से क्यों देख रहे हैं? अब क्या मैं अपनी होने वाली बीवी के लिए अपनी पसंद का एक जोड़ा भी नहीं ले सकता? जब मैं शादी कर ही रहा हूँ तो थोड़ा बहुत दिलचस्पी तो दिखानी पड़ेगी ना, वरना लोग सोचेंगे कि मैं ये निकाह दबाव में आके कर रहा हूँ। अरे नहीं पुत्र, ऐसी बात नहीं है, बल्कि हमें तो खुशी हो रही है कि तुम अपने निकाह में दिलचस्पी ले रहे हो। हम तो कहते हैं कि तुम कल जाकर खुद ही अपनी होने वाली बीवी को अपनी पसंद का जोड़ा दिलवा दो। ये सबसे बेस्ट रहेगा। नहीं, अभी शनीला बेगम बोल ही रही थी जब सबके सब एक साथ चीखे। अरे तुम सबके सब बावले हो गए हो क्या? इस तरह चीख क्यों रहे हो? अरे भाभी, आप भूल गई कि क्या निकाह से पहले दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को नहीं देख सकते? ओ, ये तो मैं भूल ही गई थी। फिर अब क्या करें? मॉम, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सब चिल करो। निकाह का जोड़ा मैंने ऑर्डर कर दिया है और वह निकाह के एक दिन पहले आ जाएगा। ये शहजान हैदर खानज़ादा की तरफ से इन सब के लिए दूसरा झटका था। शहजान हैदर खानज़ादा का ये बदला अंदाज इन सब के लिए किसी गहरे शौक से कम नहीं लग रहा था। शहजान हैदर खानज़ादा इन सब के चेहरों की उड़ी रंगत देखकर अपनी मुस्कुराहट दबाता वहाँ से चला गया। मुझे लग रहा है ब्रो को पता चल गया है। नैना सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाते शहजान को पुरसोच नज़रों से देखते हुए बोली, गाइस, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ब्रो को कुछ भी नहीं पता, वो तो ऐसे ही शादी में दिलचस्पी लेकर अपने नंबर बढ़ा रहे हैं ताकि मोम को ये ना लगे कि भाई इनके फैसले से खुश नहीं हैं। हाँ, सुल्तान ठीक कह रहा है, भाई को कुछ भी पता नहीं चला है। ऐਵੇਂ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
नमीर शाह नूर से बात करने की गर्ज से इसके रूम में दाखिल हुए, जहां वो जाए नमाज पे बैठी दुआ मांग रही थी। इसके चेहरे पर इतनी मासूमियत और इतना नूर था कि नमीर शाह की नज़र ठहर सी गई। वो सेम टू सेम अपनी माँ गुलराना की तरह दिखती थी। अरे बाबा आप यहाँ! वो दुआ मांग कर जाए नमाज तय करती खड़ी हुई तो इसकी नज़र दरवाजे पर खड़े नमीर शाह पे पड़ी। हाँ बेटा, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी इसलिए आ गया। जी बाबा बोले। बेटा अगर मैं तुम्हारे लिए कोई फ़ैसला करूँ तो क्या तुम्हें मंजूर होगा? बाबा इसमें पूछने वाली क्या बात है, आप मेरे बाबा हैं, आप मेरे लिए जो भी फैसला करेंगे मुझे दिलो जान से कबूल होगा। वो इनके हाथों को चूमती मोहब्बत से गुंदे लहजे में बोली तो इनके दिल इस्मान पर भर आया। खुदा ने इन्हें कितनी खूबसूरत दिल की मालिक बेटियों से नवाजा था। हालांकि उन्होंने कभी भी एक बाप होने का फ़र्ज़ नहीं निभाया था और वो इस मान और मोहब्बत के भी बिल्कुल लायक नहीं थे, लेकिन फिर भी इनकी दोनों बेटियां इनसे मोहब्बत करती थी और जान छिड़कती थी इन पे। बेटा मैंने आपका रिश्ता तय कर दिया है, अब ये मत समझना कि आप हमारे लिए बोझ हैं इसलिए इतनी जल्दी कर रहे हैं। बेटा मैं ये सब सिर्फ आपकी हिफाजत के लिए कर रहा हूँ। यकीन माने इस घर में आप बहुत खुश रहेंगी, अपने माजी की हर बुरी यादें भूल जाएंगी, क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे हैं। उन्होंने बहुत ही मोहब्बत से आपका रिश्ता मांगा था कि मैं इनकार न कर सका। नमीर शाह को समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे से यकीन दिलाए कि वो इनके लिए बोझ नहीं है जिसे उतारने के लिए इतनी जल्दबाजी कर रहे हैं, बल्कि इन्हें वो लोग बहुत अच्छे लगे थे। और हर बाप यही तो चाहता है कि इसकी बेटी को बेस्ट से भी बेस्ट ससुराल मिले, जहाँ इसे कभी किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। बाबा आपको सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरे लिए कोई गलत फैसला नहीं करेंगे, इसलिए फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे आपके फैसले से कोई एतराज़ नहीं होगा, ना अब ना आने वाले वक्त में कभी होगा। आइनूर का ये मोहब्बत भरा मान इन्हें सुरखरू कर गया था। वो मोहब्बत से माथा चूम कर इससे दुआएं देते चले गए। इनके जाने के खामोशी से बेड पर लेट गई। इसने अपने बाबा को अपनी तरफ से मुतमईन कर दिया था, लेकिन अब दिल में एक तो बैठ गया था कि कहीं ये लड़का भी फाइक जैसा ना हो। हाइजम वहाँ से गुस्से से खोलती अपने कमरे में आई थी। आज इन हवेली वालों की बातों ने इसका बहुत खून जलाया था। अगर वो अपने डैड के वादे से बंधी ना होती तो सही इनकी नानी याद दिला देती। इसका दिमाग काफ़ी गर्म था, जिसे ठंडा करने के लिए वो शॉवर लेने की गर्ज से वॉशरूम में बंद हुई थी। ठंडे पानी से शॉवर लेने के बाद इसके जलते दिल और दिमाग को आराम मिला था। वो जल्दी जल्दी फ्रेश हुई। इसका इरादा किचन में जाने का था, क्योंकि इसे कॉफ़ी की तलब हो रही थी। अचानक धाड़ की ज़ोरदार आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला और दरवाजे के फ्रेम में पाई का चेहरा नमूदार हुआ, जो सुर्ख आंखों से इसे ही घूर रहा था। व्हाट द हेल! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? लगता है पिछली दफ़ा मेरे हाथों से खाई हुई मार भूल गए हो। हाइजम जल्दी से बेड पर पड़े दुपट्टे को गले में डालती धाड़ती हुई बोली, लेकिन फाइक पर कोई असर न पड़ा। वो यूं ही अपनी बड़ी बड़ी सुर्ख आंखों से इसे घूरे जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि अपनी होशो हवास में नहीं है। वो गुस्से से इसकी तरह बढ़ी, लेकिन वो शौकड़ हो गई जब फाइक को दरवाज़ा बंद करते देखा। वो इसे रोकने के लिए जल्दी से आगे बढ़ी तो वह दरवाज़ा छोड़कर इसकी तरफ लपका। बता कहाँ छुपाया है अपनी बहन को, बता दे, वरना आज मेरे हाथों तबाह हो जाएगी और कोई तुझे बचा भी नहीं पाएगा। वो चीखता चिल्लाता अपने आपे में नहीं लग रहा था। फाइक खतरनाक तेवरों से इसकी तरफ बढ़ा तो हाइजम के एक पल के लिए खौफ महसूस हुआ, क्योंकि इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। जा नहीं बताती क्या कर लेगा? वो भी हाइजम शाह थी, ऐसे कैसे डर जाती? नहीं बताएगी, ठीक है फिर देख अब मैं क्या करता हूँ। वो किसी वैशी की तरह इस पर झपटा, लेकिन हाइजम पहले से ही चौकना थी। वो फाइक के छूने से पहले ही एक तरफ को होती खुद को बचा के, लेकिन फाइक अपने मकसद में नाकाम होता। सीधा दीवार से जा टकराया और इसके मुंह से चीख बुलंद हुई, यू बिच, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वो अपने चकराते सर को थामे उठ खड़ा हुआ और हाइजम को भागता देख जल्दी से इसकी अपनी टांग उड़ाई, जिससे टकराकर वो मुंह के बल जमीन पे गिरी थी। पास रखे टेबल का कोना सर पे लगा, जिससे खून का फुवारा उबल पड़ा। अब बता कहाँ छुपाया है अपनी बहन को? वो पंजों के बल इसके पास बैठता हाथों से इसके जबड़े को दबोचे किसी वैशी की तरह गिराया। कहा ना नहीं बताऊंगी, जो कहना है कह ले, मैं तुझ जैसे साइको से नहीं डरने वाली। चिटाक साइको बोला मुझे? साइको ठीक है, फिर अपना साइकोपन दिखा भी देता हूँ। वो हाइजम के गाल पे दर पे थप्पड़ मारता इसके चेहरे पर झुकने लगा। जब दहाड़ से दरवाज़ा खुला और किसी बिखरे हुए शेर की तरफ चालचा अंदर दाखिल हुआ और सीधा फाइक के पास पहुंचकर पीछे से इसकी कॉलर को पकड़कर खींचकर जमीन पे पटका तो पूरी हवेली में इसकी चीख बुलंद हुई थी। अब चाल क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो? छोड़ो फाइक को। पीछे से हवेली बाकी सब लोग भी हाँफते हुए वहाँ पहुंचे थे। ज़ईम शाह फाइक को ज़मीन पे लहू लहान पड़े देख जल्दी से इसकी तरफ बढ़े और इसे अब शाल की आहनी गिरफ्त से चढ़वाते उस शाल से बोले, जो अभी गज़बनाक तासरात से फाइक को घूर रहा था, हाँ हो गया हूँ मैं पागल। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के साथ ऐसा करने की? आप सब मेरे रास्ते से हट जाएं, मैं इस घटिया इंसान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो एक बार फिर से फाइक की तरफ झपटा। इसके बाप और चचा ने बीच में रोक दिया। हालांकि इन दोनों के बस की बात नहीं थी इस बिखरे हुए शेर को काबू करने की। तुम फाइक को मारने की बजाय अपनी इस बेशरम बीवी से क्यों नहीं पूछते कि
इसने फाई को अपने कमरे में क्यों बुलाया था? ज़रूर इस घटिया लड़की ने ही बहला फुसलाकर बुलाया होगा, वरना मेरा मासूम बच्चा इस चालबाज लड़की के कमरे में क्यों आता है? रज़िया बेगम की बात पर हाइसम ने अपनी सुर्ख अंगारा आंखों से इन्हें घूरा था। जिस्म को भी इस वक्त अपनी चाची से सख्त नफरत महसूस हुई थी। सारी सच्चाई सामने थी, लेकिन फिर भी वो अपने घटिया बेटे की तरफदारी कर रही थी। वो कोई दूध पीता बच्चा नहीं था जो हाइसम ने बहला फुसला कर इसे अपने पास बुला लिया। खबरदार रज़िया बेगम, जो आपने मुझ पर कोई घटिया इल्ज़ाम तराशी की। आप लोगों को क्या लगता है 18 वर्ष पहले जिस तरह मेरी माँ पे इल्ज़ाम लगाकर इन्हें मेरे डैड के सामने बदकिरदार साबित किया था, वैसे मेरे साथ करेंगे? भूले मत कि आप लोगों के सामने गुल राना नहीं, हाइज़म शाह है, जो आप सबकी चालों को किसी कीमत पर कामयाब नहीं होने देगी। कहानी अपने आप को दोहरा रही है, लेकिन इस कहानी का एंड वो नहीं होगा जो 18 साल पहले हुआ था। ये मेरे बारे में बोल रही हो तुम? अफशाल साहब के चेहरे की उड़ी रंगत देखकर हाइसम से बोला। जानना चाहते हैं तो सुने कि आपके माँ बाप, चाचू चची और इसके माँ दादा जान ने 18 साल पहले किया था। हाइसम जैसे जैसे बता रही थी, शाह ज़ईन शाह के चेहरे की रंगत सुर्ख होती जा रही थी। क्या ये सब सच है? अब शाह ज़ईन शाह की आवाज़ किसी खाई से आती हुई महसूस हुई। नहीं पुत्र, ये लड़की बकवास कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं झूठ नहीं बोल रही वलायत अली शाह, बल्कि झूठ तो आप बोल रहे हैं, मुसलसल अपने गुनाहों पर पर्दा डालकर। लड़की, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि जो कह रही हो सच है? शाह साई चेहरे पर ओनियत लिए बोले तो हाइज़म को इनसे घिन महसूस हुई थी। गुनाहगार होने के बावजूद किस तरह अकड़ रहे थे। क्या इन सबको खुदा से खौफ महसूस नहीं हो रहा था? सबूत है कि भाभी ने जो कहा है वो सब सच है। अचानक कमरे में जिस्म की आवाज़ गूंजी थी। इसने जल्दी से अपने मोबाइल का लॉक खोला और इसमें कोई ऑडियो प्ले की तो शाह साई और इनके बेटों की आवाज़ पूरे कमरे में गूंजने लगी। ये वही रिकॉर्डिंग थी जो जिस्म ने इन सब की बातें सुनकर बनाई थी। पूरे कमरे में मौत सी खामोशी छा गई थी। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि आप सब अपनी बेजा नफरत में अंधे होकर इस कदर गिर जाएंगे। आई कांट बिलीव दिस। खामोश कमरे में अफशाल शाह की बेयकीन आवाज़ गूंजी थी। इसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि इसके घर वाले इतने जालिम होंगे। अफशाल बेटा, मेरी खबरदार, जो आपने मुझे बेटा कहा तो मुझे इस वक्त खुद से घिन महसूस हो रही है कि मेरी रगों में आप जैसे लोगों का खून बह रहा है। वो तेज में चीखता चिल्लाता कमरे में मौजूद आसपास की चीज़ों को तोड़ फोड़ रहा था। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि इसे रोक सके। हाइसम शॉक्ड होकर इसका यह हाइपर होना देख रही थी। से लगा था कि वो भी इस हवेली के लोगों की तरह होगा, सच जानकर भी अपने घर वालों की साइड लेगा। लेकिन अब अफशाल शाह का ये रद्द अमल देखकर इसकी बदगुमानी दूर हो गई थी। शाह साई, आपकी दी हुई सरदारी और ओहदा आप ही को मुबारक हो। मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ। यहाँ की फ़िज़ाओं में मेरा सांस लेना भी मुहाल है। आप सब रहो अपने अना के महल में कैद। मैं तो अब एक पल के लिए भी यहाँ न रहूँ। कुछ दिन बाद आज शहजान हैदर खानज़ादा का निकाह था। पूरे खानज़ादा मेंशन को किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था। हर फर्द खुशी से चहक रहा था। मेहमान आना शुरू हो गए थे, जिनका इस्तकबाल बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से किया गया था। घर के सभी लोग तैयार होकर बैठे मौलवी साहब का इंतज़ार कर रहे थे, जिन्हें किसी वजह से आने में काफ़ी लेट हो गया था। सब बड़ी बेचैनी से इनके आने के मुंतज़िर थे और इनमें कोई और भी था जो इनसे भी ज़्यादा बेचैन नज़र आ रहा था। आलन, कॉल करके पता करो कि मौलवी साहब को आने में कितना वक्त लगेगा। अगर ज़्यादा वक्त लगे तो इनसे माजरत करके कहें और कॉल करके काजी अरेंज करो। मैं अब और ज़्यादा वेट नहीं कर सकता। शहजान हैदर खानज़ादा के अल्फाज से या बारूद का गोला जो सबको अपने कानों में फटता हुआ महसूस हुआ। सब हैरत की ज़्यादती से मुँह खोले इसी की तरफ देख रहे थे। कहाँ कल तक वो इससे शादी से बेजार था। चेहरे पर दुनिया जहाँ की बेजारियत सजाए घूम रहा था। ऐसा लग रहा था ये शादी इसके लिए कितनी नापसंदीदा है। और अब तो चेहरे पर नूर ही नूर था और होंठ भी वक्त बेवक्त मुस्कुरा रहे थे। गाइस, कहीं ब्रो को हमारा सीक्रेट पता तो नहीं चल गया कि इनकी शादी आइनूर बाबू से हो रही है? इब्राहिम शॉक्ड से बाहर आता बोला। ओए चुप कर, अगर मुंह अच्छा ना हो तो बातें तो कम से कम अच्छी कर लिया कर। ऐसे कैसे इन्हें पता चल जाएगा? हमने फुल प्रूफ प्लान बनाया था जिसकी इन्हें तो कानो कान खबर नहीं हुई होगी। ओए तुम सब इधर क्या खुसर पुसर कर रहे हो? जल्दी चलो, काजी साहब आ गए हैं और आइनूर की फैमिली भी। रानिया चची ने आकर खबर दी तो वो सब वहाँ से फ़ौरन दुल्हन के लिए तैयार कमरे की तरफ भागे।
काजी साहब के आते ही फ़ौरन निकाह पढ़वाया गया। दोनों तरफ से इजाबा कबूल होने के बाद सब एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। वो एक कोने में खड़ा मोबाइल पर बात कर रहा था जब चेहरे पर किसी की नज़रों की तपिश महसूस हुई। इसने नज़रें उठाकर सामने देखा तो पिलर के पास हायज़म लाल रंग का गाउन पहने, सर पे गोल्डन हिजाब बांधे निसार होती नज़रों से इसे ही देख रही थी। इसके यूं आसपास से बेगाना होकर खुद को देखने पर वह गहरा मुस्कुराया था, वही मुस्कुराहट जिसकी हायज़म दीवानी हो गई थी। वह चलता हुआ इसके करीब आया। क्या बात है बेगम, आज कुछ ज़्यादा ही हैंडसम लग रहा हूँ। क्या जो आपकी नज़रें हटने का नाम ही नहीं ले रही। मुँह धो रखो, तुम कोई प्यारे व्यारे नहीं लग रहे हो और ना ही मैं तुम्हें देख रही थी। मैं तो बस यहाँ की डेकोरेशन देख रही थी। बहुत ही ज़बरदस्त डेकोरेशन करवाई है खान फैमिली ने। हैज़म के सटपटाकर यूँ बात बदलने पे उछाल शाह का दिलकश कहका गुंजा था। हंसते हुए वो इतना प्यारा लग रहा था कि हैज़म एकटक इसे देखे गई, लेकिन जब आसपास निगाहें घुमाई तो कई लड़कियां इसके हैंडसम शौहर को ताड़ रही थीं, जिन्हें देखकर वो गुस्से से लाल हो गई। यूँ गला फाड़ कर हंसने की क्या ज़रूरत थी। पूरे जोकर लग रहे हो, बिल्कुल भी प्यारे नहीं लग रहे। इसकी जैसी देखकर विशाल के अनाबिला मुस्कुराहट में ढले। आई नो माई डेवल लेडी, मैं हंसते हुए बहुत ही हैंडसम लगता हूँ, इतना कि मेरी बीवी आसपास का होश बुलाए मुझे ही दिखती है। खुशफहमी है जनाब, मैं आपको नहीं दिखती। अच्छा, अगर ये खुशफहमी है तो इस खुशफहमी से मैं बहुत ही खुश हूँ। अभी वो जुआ में कुछ कहती जब नैना इसे बुलाने आ गई तो वो शाल को आंखें दिखाती वहां से चली गई। इसके जाते ही शाल शाह को ऐसा लगा जैसे सारी रोशनियां भी इसी के संग चली गई हों। सारी सच्चाई जानने के बाद वो हवेली छोड़कर शहर चला आया था और साथ में हैज़म, जिशम और शाइक भी थे। वो कैसे अपने बहन भाइयों को वहाँ इन लोगों के बीच छोड़कर आ सकता था। शीजी पुत्र, तुमने ये कौन सा शोशा छोड़ दिया है? ये क्या बात हुई भला, जब ये पहले से ही तय हुआ था कि सिर्फ निकाह होगा, रुखसती 2 साल बाद फिर मोम कुछ नहीं पता आप सबको। ये तो मुझसे सच पाने से पहले सोचना चाहिए था ना। शैतान हैदर टांग पर टांग रखे बेपरवाही से बोला तो सबने अपना माथा पीट लिया। अब मैं क्या कहूँगी नमीर भाई साहब से, वो तो इसी शर्त पे तैयार हुए थे कि रुखसती अभी नहीं करनी। क्या हुआ आंटी, आपने मुझे बुलाया? आज़म इन सब के परेशान चेहरों को देखते हुए बोली। इस पर उन्होंने इसे सारी बात बता दी तो वो एक पल के लिए वो भी सोच में पड़ गई। आंटी, मैं डैड से बात करती हूँ, आप परेशान ना हो। वहाँ से चलती अपने डैड के पास आई और फिर पता नहीं क्या कहकर इन्हें रुखसती के लिए राज़ी कर ही लिया। और फिर कुछ ही देर में आइनूर की रुखसती हो गई। वो अपनी बहन और बाबा के गले लगकर बहुत रोई थी, साथ ही सबको भी रुला गई थी। रुखसती के बाद शाइक, जिशम, हैज़म, उशाल और नमीर शाह भी घर के लिए निकल गए। ख़त्म शुद्ध। अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब? मैं तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। आप लोग बिल्कुल भी चंगा नहीं करते मेरे साथ। कभी कभी दिल करता है नावल अपलोड करना ही छोड़ दूँ। आप लोगों के रिस्पॉन्स ना मिलने पर बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्त हो जाती हूँ कभी कभी। सिवाय चंद लोगों के कोई भी रिएक्ट और कमेंट नहीं करता और अब तो वो भी नहीं करते। मेरा दिल करता है रोज़ एपी दूँ, लेकिन फिर सोचती हूँ रिस्पॉन्स फिर भी ज़ीरो ही मिलना है तो फिर क्या फ़ायदा। मैं दूसरी राइटर्स के चैनल देखती हूँ जो कमेंट और रिव्यू से भरे होते हैं। बस आप लोगों को सिर्फ मुझसे ही दुश्मनी है, या फिर शायद मैं ही अच्छे नावल अपलोड नहीं करती। मैंने आप सब रीडर्स को नावल की लास्ट एपी दी है और बता रही हूँ कि मुझे भी रिव्यू चाहिए तो मतलब चाहिए, बस बात ख़त्म। और अब आते हैं राइटर की तरफ, क्योंकि उन्होंने इस नावल को जल्दी क्यों ख़त्म कर दिया था। रीज़न, आज सोते इश्क नावल का इख्तिताम हो गया है। शायद आप लोगों को लगे कि मैंने नावल जल्दी ख़त्म कर दिया है। मैंने ये नावल अलॉन्ग लिखने का सोचा था, लेकिन कुछ रीज़न्स की वजह से मुझे जल्द ख़त्म करना पड़ा। इसलिए प्लीज़ कुछ भी अपनी तरफ से राय मत बना लीजिएगा। खैर, नावल रीड करके बताइएगा कि नावल कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और फिर मिलते हैं ज़माजना नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए प्यारे रीडर्स, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।